ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली घटनाओं के बाद कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कुछ ही देर पहले तक अस्पताल में खुशी का माहौल था, लेकिन अब वही जगह चिंता और डर से भर चुकी थी। एक तरफ राजलक्ष्मी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, वहीं दूसरी तरफ अनिका जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में हालात इतने कैसे बदल गए। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या अनिका बच पाएगी? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी और रोहित तथा मयूर उसे बचाकर अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल में आकाश पहले से मौजूद था। जैसे ही उसकी नजर रोहित की बाहों में पड़ी, अनिका पर गई, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या देख रहा है। जिस अनिका को बचाने के लिए रोहित और मयूर दोनों गए थे, वही अनिका अब इतनी बुरी हालत में उसके सामने थी। आकाश को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के अंदर इतनी ताकत थी कि कोई भी आसानी से उसका सामना नहीं कर सकता था, आज वही जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ देर पहले तक आकाश के चेहरे पर राजलक्ष्मी के जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशी थी, लेकिन अनिका को देखते ही वह खुशी जैसे कहीं गायब हो गई। उसकी जगह चिंता और दुख ने ले ली थी। इसी बीच दो वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर तेजी से रोहित की तरफ दौड़ते हुए आए। मयूर ने पहले ही अस्पताल में सारी व्यवस्था कर दी थी। चिराग मेहता ने भी डॉक्टरों को बेहतरीन टीम को तैयार रहने के लिए कह दिया था। वार्ड बॉय ने रोहित से कहा, सर प्लीज पेशेंट को स्ट्रेचर पर लिटा दीजिए, हमें उन्हें तुरंत अंदर लेकर जाना है। लेकिन रोहित जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वह अनिका को अपनी बाहों में इस तरह पकड़े हुए था जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। वार्ड बॉय ने दोबारा समझाया, सर इलाज में देरी हो रही है, हमें पेशेंट को तुरंत अंदर लेकर जाना होगा। लेकिन रोहित की नजर सिर्फ अनिका के चेहरे पर थी। उसे आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आकाश दूर खड़ा सब देख रहा था। वह समझ चुका था कि रोहित इस समय अपने होश में नहीं है। अनिका की हालत ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। आकाश ने आखिरकार खुद को संभाला और रोहित के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहित, अनिका को तुरंत इलाज की जरूरत है। देखो उसके सिर से अभी भी कितना खून बह रहा है, उसे अंदर जाने दो। लेकिन रोहित ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आकाश ने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब आकाश के लिए स्थिति और कठिन हो गई। वह खुद अनिका को इस हालत में देखकर सदमे में था और ऊपर से रोहित भी पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार जब रोहित ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया तो आकाश ने मजबूरी में उसकी बाहों से अनिका को अपने बाहों में ले लिया था। रोहित वहीं खड़ा रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी शक्ति उसी क्षण खत्म हो गई हो। आकाश ने अनिका को स्ट्रेचर पर लिटाया और वार्ड बॉय के साथ उसे अस्पताल के टॉप फ्लोर पर बने स्पेशल वार्ड की तरफ लेकर जाने लगा। रोहित भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा था। उधर अस्पताल में पहले ही हड़कंप मचा हुआ था। चिराग मेहता के कहने पर सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच चुकी थी। टॉप फ्लोर पर केवल 2 स्पेशल वीआईपी वार्ड थे। एक में राजलक्ष्मी पहले से भर्ती थी और दूसरे में अब अनिका को ले जाया जा रहा था। ये वार्ड मुख्य रूप से मारवा और गुलेरिया परिवार के सदस्यों के लिए इस्तेमाल होते थे।
इसी कारण वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ रहा था कि मामला बेहद गंभीर है। अस्पताल के कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने इससे पहले ऐसा दृश्य शायद ही देखा था कि डॉक्टर खुद इतनी तेजी से एक वार्ड से दूसरे वार्ड की तरफ भाग रहे हों। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो आकाश बाहर आ गया था। उसकी सफेद शर्ट पर खून के लाल धब्बे लगे हुए थे। उसे देखते ही वहां मौजूद परिवार के लोगों की नजर उस पर टिक गई थी। करण गुलेरिया, श्वेता, नंदिनी, प्रीति, दादी माँ और आयशा मारवा सभी वहां मौजूद थे। लेकिन सबसे पहले कि कोई आकाश से कुछ पूछ पाता, उससे पीछे से मयूर भी बाहर आ गया। अब जब सबकी नजर अनिका पर पड़ी तो जैसे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अनिका के सिर से लगातार खून बह रहा था। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद डॉक्टर भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह बचाया जाए। तभी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने अनिका को देखते ही कहा, हमें पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खून बहुत ज्यादा बह चुका है। अगर हमने और देर की तो उसे बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चिंता में डूब गए। लेकिन सबसे ज्यादा असर रोहित पर हुआ था। वह अनिका के स्ट्रेचर से पीछे पीछे वहां तक पहुंच चुका था। जैसे ही उसने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना कि अनिका की हालत बेहद गंभीर है और ऑपरेशन में थोड़ी देर खतरनाक हो सकती है, रोहित खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया। वह अचानक डॉक्टर के पास गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। वहां मौजूद सभी लोग एक पल के लिए हैरान रह गए। डॉक्टर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, प्लीज मिस्टर मारवा, मेरी बात समझिए। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। आप हम पर भरोसा रखिए। लेकिन रोहित ने कॉलर नहीं छोड़ा था। उसके अंदर इस समय केवल डर था, डर कि कहीं डॉक्टर की अगली बात उसके जीवन की सबसे बुरी खबर न बन जाए। डॉक्टर की सांस तक लेने में परेशानी होने लगी। आकाश और मयूर तुरंत रोहित के पास पहुंचे। दोनों ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर का कॉलर उसके हाथों से छुड़ाया। कॉलर छूटते ही डॉक्टर ने गहरी लंबी सांस ली और कुछ कदम पीछे हट गया। आकाश ने रोहित को समझाया, रोहित, तुम यह क्या कर रहे हो? डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। वह वही बता रहे हैं जो उन्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन रोहित की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह किसी बात को ठीक से समझने की हालत में नहीं था। अनिका को लगी चोट का दर्द जैसे उसके अंदर उतर आया हो। डॉक्टर ने खुद को संभालने के बाद रोहित से कहा, मिस्टर मारवा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। अपनों को खोने का डर कितना दर्द होता है यह मैं भी समझता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात समझनी होगी। मयूर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए कि समस्या क्या है? डॉक्टर ने कहा, पेशेंट के सिर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने और देरी की तो उनके ब्रेन पर गंभीर असर हो सकता है। स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि ब्रेन डेड होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देने लगा। अनिका केवल रोहित की पत्नी नहीं थी, वह मारवा और गुलेरिया दोनों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उसे खोने की कल्पना तक हर किसी के लिए असहनीय था। रोहित तुरंत डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरी अनिका को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जितने भी बड़े डॉक्टर बुलाने हैं, जहां से बुलाने हैं बुलाइए, लेकिन उसे बचाना ही होगा। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। इस समय में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इसके बाद डॉक्टर अनिका को लेकर अंदर जाने लग गया।
लेकिन रोहित ने फिर उसका स्ट्रेचर पकड़ लिया था। वह अनिका को देखकर भावुक हो गया था। अनिका, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आज तक मैंने वही किया है। तुम्हारे बिना रहना तो दूर, मैं तुम्हारे बिना सांस लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे अंदर से हिला देता है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें खुद से लड़ना होगा। तुम कितनी बड़ी फाइटर हो यह तुम खुद जानती हो। तुम हर मुश्किल से लड़ सकती हो, इसलिए आज भी तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। दूर खड़ी आयशा मारवा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रोहित को इस तरह टूटते देखना उसके लिए बेहद कठिन था। दादी माँ के लिए भी यह दृश्य असहनीय था। उन्होंने रोहित को अपने हाथों से पाला था। जब आयशा मारवा परिवार से दूर हो गई थी, तब दादी माँ ने ही रोहित को माँ की तरह संभाला था। इसलिए रोहित की हालत देखकर उनका दिल भी टूट रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने आयशा का हाथ पकड़ा और फिर कहा, आयशा, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो रोहित को कौन संभालेगा? अभी उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। जाओ और उसे संभालो। आयशा ने खुद को संभाला और रोहित के पास पहुंच गई। उसने रोहित को अपने गले से लगा लिया था और जैसे ही रोहित अपनी माँ की बाहों में आया, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। वह एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। वह दर्द जिसे वह अब तक अपने अंदर दबाए हुआ था, आखिरकार बाहर आ गया। रोहित की हालत देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी। आयशा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस समय रोहित को संभालना आसान नहीं था। आकाश और मयूर ने आखिरकार रोहित को सहारा देकर एक बेंच पर बैठाया। उधर डॉक्टर अनिका को स्पेशल वार्ड के अंदर ले जा चुके थे। अंदर पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसके सिर की चोट को साफ किया गया। डॉक्टर लगातार यह जांच कर रहे थे कि अब तक कितना खून बह चुका है। इसके बाद उन्होंने घाव को बंद करने की कोशिश की, लेकिन समस्या यह थी कि चोट बहुत गहरी थी। डॉक्टर जितना घाव को बंद करने की कोशिश करते, खून उतनी ही तेजी से बहता जाता। डॉक्टर ने तुरंत नर्स से कहा, आप बाहर जाकर पेशेंट की फैमिली को बताइए कि हमें तुरंत खून की जरूरत है। नर्स ने पूछा, कितना खून चाहिए? डॉक्टर ने कहा, जितना उपलब्ध है सब तैयार रखिए। हमें नहीं पता कि आगे कितनी जरूरत पड़ सकती है। किसी भी हालत में कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने अस्पताल के ब्लड बैंक को भी जानकारी देने के लिए कहा। साथ ही परिवार को निर्देश दिया गया कि वे अनिका के समान ब्लड ग्रुप का इंतजाम जल्द से जल्द करें। नर्स की आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मामला सामान्य नहीं है। वह तेजी से बाहर चली। बाहर परिवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ ही समय पहले जिस अस्पताल में खुशी का माहौल था, वहां अचानक इतना गंभीर संकट कैसे आ गया था। राजलक्ष्मी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सबके चेहरे पे बहुत खुशी थी, लेकिन अब उसी परिवार के सामने अनिका की जिंदगी का सवाल था। करण गुलेरिया ने जब अनिका को देखा तो उसके पैर तक कांपने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा था। वह जानते थे कि अगर वह भी टूट गए तो बाकी लोगों को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर के बाद जब डॉक्टर अनिका को लेकर अंदर चले गए तो करण का संतुलन बिगड़ने लगा था। आकाश ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। पापा, खुद को संभालिए, अनिका को कुछ नहीं होगा। लेकिन करण की आंखों में निराशा थी। उन्होंने कहा, आकाश, तुम यह कैसे कह सकते हो? क्या तुमने उसकी हालत नहीं देखी? उसकी स्थिति देखकर तो कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह आसानी से बच जाएगी। उनकी आवाज में दर्द बहुत ज्यादा था।
करण के लिए अनिका केवल परिवार की बहू नहीं थी, वह उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। जब स्वाति उन्हें छोड़कर चली गई थी, तब करण ने जीने की इच्छा लगभग खो दी थी। उस समय अनिका उनकी जिंदगी में आई थी। अनिका ने उन्हें फिर से जीने की वजह दी थी। उसी कारण करण अनिका को हर खतरे से बचाना चाहते थे, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो रहा है। उनके मन में यह विचार भी आने लगा कि अगर अनिका को कुछ हो गया तो वह खुद भी इस दुनिया में कैसे रह पाएंगे। उनकी आंखों के सामने स्वाति का चेहरा आने लगा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वह दुनिया के उस पार स्वाति से मिले तो वह उसे क्या जवाब देंगे। वह अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए। इन्हीं विचारों के बीच करण अचानक कमजोर पड़ गए थे। आकाश और मयूर ने उन्हें संभाला। आकाश ने उनकी जेब से उनकी अमृत टैबलेट निकाल ली थी। तनाव की स्थिति में उन्हें सामान्यतः एक गोली ही दी जाती थी, लेकिन इस समय करण की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आकाश ने जल्दबाजी में उन्हें कई गोलियां दे दी थी। कुछ समय के बाद करण का दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ था। इसी बीच आकाश ने मयूर की तरफ देखा। उसके मन में एक सवाल था, मयूर, यह सब कैसे हुआ? तुम तो अनिका को ढूंढने और उसकी सुरक्षा के लिए गए थे, फिर उसके सिर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? मयूर के पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद शर्मिंदा था। उसकी नजरें झुक गई थी। आकाश का गुस्सा बढ़ गया था। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, आखिर यह सब हुआ कैसे? जब तुम खुद उसकी सुरक्षा के लिए गए थे तो तुम्हारे रहते अनिका इतनी गंभीर हालत में कैसे पहुंच गई? मयूर चुपचाप खड़ा था। उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई तर्क नहीं था। वह केवल इतना महसूस कर पा रहा था कि उसने अपनी बहन को बचाने में असफलता पाई है। आकाश की बातों ने मयूर को भीतर तक चोट पहुंचाई थी। वह कुछ पल तक बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। आकाश, मुझे माफ कर दो, मैं हमारी बहन को नहीं बचा पाया। इतना कहते ही मयूर का गला भर आया था। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। आकाश मयूर की हालत देखकर समझ गया कि उसका भाई खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वह जानता था कि मयूर ने अनिका को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस समय आकाश खुद भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। उसे अनिका की हालत बार बार याद आ रही थी, इसलिए उसने गुस्से में मयूर से ज्यादा कठोर शब्द कह दिए थे। कुछ देर के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मयूर से कहा, सॉरी मयूर, मुझे माफ करना। मैंने गुस्से में तुमसे ज्यादा कह दिया, लेकिन मैं क्या करता, मुझसे अनिका की हालत देखी नहीं गई। मयूर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह शायद अपनी जिंदगी में बहुत कम मौकों पर रोया करता था। पहली बार जब आकाश का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टरों ने काफी कोशिश के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था, तब मयूर की आंखों में आंसू देखने लग गए थे। और आज दूसरी बार उसकी आंखें नम हो गई थी। कारण था अनिका का एक्सीडेंट। अनिका की याद आते ही मयूर के मन में पुराने दृश्य घूमने लगे। उसे याद आया कि किस तरह अनिका ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। जब डॉक्टरों ने मयूर के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी, तब अनिका ने हार नहीं मानी थी। उसने मयूर को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अनिका ने वाटापट्टू के फार्मूले से आयुर्वेदिक दवा तैयार की थी, जिसकी मदद से मयूर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था।
अगर अनिका उसकी जिंदगी में नहीं आती तो शायद आज भी मयूर व्हील चेयर पर होता। यही वजह थी कि आज उसे अपने ऊपर इतना गिल्ट महसूस हो रहा था। जिस बहन ने उसे जिंदगी दी थी, आज वही बहन उसके सामने जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और वह उसे बचा नहीं पाया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें भी नम हो चुकी थी। रोहित की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे लग रहा था कि अगर अनिका को कुछ हुआ तो शायद वह खुद को भी जी नहीं पाएगा। मयूर ने आकाश से कहा, आकाश, सच में मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन मानो, जब मैं वहां पहुंचा तो अनिका एक गहरी खाई में थी। वह एक सुरंग में फंसी हुई थी। वहां पहले से ही एक पत्थर था और फिर ब्लास्ट हुआ। उसी दौरान एक पत्थर आकर अनिका के सिर से टकरा गया। मयूर ने आगे बताया कि उसने अनिका को बचाने की पूरी कोशिश की थी। जब अनिका सुरंग के अंदर थी तब वह खुद भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन अनिका ने उसे बाहर ही रोक दिया था। वह खुद वहां मौजूद सभी लोगों की जान बचाने में लगी हुई थी। मयूर ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि अंदर जाकर उसकी मदद करूं। मैं खुद उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन अनिका ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया था। उसने कहा कि अगर अनिका को जल्द होश आया तो वह उससे जरूर इस बारे में पूछेगा। आकाश ने मयूर की बात ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि अनिका ने जरूर किसी बड़ी वजह से मयूर को अंदर आने से रोका होगा। आकाश ने कहा, मयूर, वहां जरूर कुछ गड़बड़ रही होगी। हमारी अनिका ऐसी ही है, वह अपनी जान को खतरे में डाल सकती है, लेकिन किसी दूसरे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। जरूर वहां ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने तुम्हें अंदर आने से रोका था। मयूर आकाश की बात सुनकर चुप खड़ा था। आकाश ने फिर कहा, अगर तुम अंदर जाते तो शायद तुम अनिका को बचाने में मदद कर सकते थे, लेकिन अब खुद को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। मयूर ने कहा, नहीं आकाश भैया, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी ही है। मैंने खुद करण चाचा के सामने कहा था कि मैं अनिका को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आज मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। आकाश ने उसे समझाया, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह परिस्थिति की गलती है। हो सकता है आज हमारा समय ही खराब था। अब बस भगवान से प्रार्थना करो कि अनिका जल्दी ही ठीक हो जाए। लेकिन सच यह था कि आकाश खुद भी अंदर से डरा हुआ था। उसे भी पता नहीं था कि अनिका बच पाएगी या नहीं। अस्पताल के बाहर सभी लोग बस एक ही उम्मीद के सहारे खड़े थे कि अनिका बच जाए। इसी बीच रोहित एक बेंच पर बैठा था और लगातार एक ही दिशा में देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक एक नर्स तेजी से वार्ड से बाहर आई। उसे देखते ही परिवार के लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। हर कोई एक साथ अनिका के बारे में पूछने लगा। अनिका कैसी है? क्या उसकी हालत ठीक है? ऑपरेशन कब होगा? नर्स के लिए इतने सवालों का एक साथ जवाब देना मुश्किल था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज आप सब शांत रहिए। डॉक्टर पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन आप सबको यह समझना होगा कि पेशेंट के सिर पर बहुत गहरी चोट है और काफी खून बह चुका है। सर्जरी जरूरी है, साथ ही हमें उसी ब्लड ग्रुप के खून की भी जरूरत है। उसने बताया कि अस्पताल के ब्लड बैंक को पहले ही जानकारी दे दी गई है, लेकिन संभव है कि वहां पर्याप्त ब्लड उपलब्ध न हो। इसलिए परिवार से कहा गया कि वे जल्द से जल्द समान ब्लड ग्रुप की व्यवस्था करें।
नर्स ने यह भी बताया कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। वह इतना कहकर वापस अंदर चली गई। उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर अनिका के पल्स को डॉक्टर स्थिर रखने की कोशिश कर रहे थे। अनिका को चारों तरफ से मेडिकल मशीनों से घेर लिया गया था। हर मशीन उसकी स्थिति पर नजर रख रही थी, लेकिन समस्या लगातार बढ़ रही थी। अनिका की पल्स गिरती जा रही थी। उसके शरीर से खून बहना बंद नहीं हो रहा था और अब उसके ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टरों के सामने एक नहीं बल्कि दो बड़ी समस्या थी। पहली समस्या यह थी कि सिर की गंभीर चोट और लगातार हो रहा रक्तस्राव। दूसरी समस्या थी कि अनिका के शरीर में फैला जहरीला पदार्थ। लेकिन डॉक्टरों को अभी तक यह पता नहीं था कि उसके ऑर्गन्स अचानक क्यों फेल हो रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद सिर पर लगी चोट ही इसका कारण है। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि सुरंग में फैली जहरीली गैस का असर अनिका के शरीर के अंदर इतना ज्यादा पहुंच चुका है। यह एक ऐसा जहर था जिसका असर बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह धीरे धीरे शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा था। डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें जहर के बारे में पता ही नहीं था। वे केवल चोट और खून बहने की स्थिति से लड़ रहे थे। इधर स्वाति मल्होत्रा अपने किले में बैठकर लाइफ केयर हॉस्पिटल के कैमरों को हैक कर चुकी थी। वह अस्पताल के अंदर होने वाली हर गतिविधियां देख पा रही थी। उसका पूरा ध्यान अनिका की हालत पर था। वह देख रही थी कि डॉक्टर कौन सी दवाई दे रहे हैं और किस तरह इलाज कर रहे हैं और अनिका की स्थिति हर पल कैसे बदल रही थी। जब स्वाति ने देखा कि अनिका के ऑर्गन्स लगातार फेल हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया था कि जहर अपना असर दिखा रहा है। स्वाति ने पहले ही इस जहर के संभावित एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दिया था। अनिका की हालत पर लगातार नजर रखने की वजह से वह अनुमान लगा चुकी थी कि यह कौन सा जहर हो सकता है और उसका एंटीडोज किस तरह तैयार किया जा सकता है। लेकिन अब उसके सामने एक और समस्या थी। अनिका के वार्ड के बाहर पूरा परिवार मौजूद था। वह सीधे अंदर नहीं जा सकती थी। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। स्वाति को ऐसा रास्ता चाहिए था जिससे वह बिना किसी की नजर में आए अनिका तक पहुंच सके, और आखिरकार उसे एक रास्ता मिल गया था। उसने खुद को नर्स के रूप में तैयार किया, चेहरा मास्क से ढका हुआ, सिर पर नर्स वाली कैप, और वह धीरे धीरे अनिका के वार्ड की तरफ बढ़ने लगी। स्वाति नर्स के भेष में अनिका के वार्ड की ओर बढ़ रही थी। उसने खुद को इस तरह ढका हुआ था कि कोई उसके चेहरे को पहचान न सके। लेकिन जब वह करण गुलेरिया के पास से गुजरी तो करण का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह एहसास उसके लिए नया नहीं था। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में जब वह स्वाति के साथ होता था तब भी उसके भीतर ऐसा ही एहसास पैदा होता था। लेकिन इतने वर्षों के बाद वही एहसास अचानक फिर क्यों हुआ था? करण को कुछ समझ नहीं आया। वह नर्स को ध्यान से देखने लगा। उसे पता नहीं था कि उसके सामने से गुजरने वाली नर्स वास्तव में वही स्वाति है, जिसे वह अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाया था। उधर स्वाति बिना रुके अनिका के वार्ड के अंदर पहुंच गई। जैसे ही उसने अनिका को सामने देखा उसका दिल भी बैठ गया था। अनिका की हालत देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह जानती थी कि भावुक होने का समय नहीं है। अगर वह अभी कमजोर पड़ गई तो अनिका को बचाने का मौका हाथ से निकल सकता था। उसने तुरंत खुद को संभाला। स्वाति के पास वह एंटीडोज मौजूद था जिसे उसने पहले से तैयार किया था।
उसने अनिका की बाजू में एंटीडोज का इंजेक्शन लगाया। उसे उम्मीद थी कि इससे जहर का असर कम होगा। इसके बाद उसने अनिका की पल्स को नियंत्रित करने के लिए एक और इंजेक्शन लगाया। फिर वह कुछ समय तक अनिका को लगातार मॉनिटर करती रही। उसकी नजर अनिका की पल्स पर थी। कुछ देर तक कोई स्पष्ट बदलाव नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी थी। अनिका की पल्स बढ़ने लगी। वह पहले की तुलना में स्थिर दिखाई देने लगी थी। स्वाति ने अब राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद एंटीडोज अपना असर कर रहा है, लेकिन वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो अनिका को बचाने की उसकी पूरी कोशिश खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर अनिका को देखा। उसकी आंखों में वही चिंता थी। वह चाहती थी कि वह अनिका के पास रहकर उसके ठीक होने तक उसका साथ दे, लेकिन परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं दे रही थी। स्वाति वार्ड से बाहर निकली। जैसे ही वह बाहर आई, करण को फिर वही एहसास हुआ। इस बार बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। करण जैसे उस नर्स को रोकने वाला था कि तभी वहां डॉक्टर आ गए। स्वाति ने उसी मौके का फायदा उठाया और तुरंत वहां से निकल गई। करण उस नर्स को जाते हुए देखता रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतनी अजीब बेचैनी क्यों हो रही है। वह यह नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति की मौजूदगी ने उसके दिल को इतने वर्षों के बाद फिर से हिला दिया था, वह वास्तव में स्वाति ही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर दोबारा अनिका के वार्ड में पहुंचे और अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। अनिका की पल्स अचानक बढ़ने लगी थी। उसके आर्गन्स भी धीरे धीरे सामान्य रूप से काम करने लगे थे। डॉक्टरों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ समय पहले तक वे इस बात को लेकर परेशान थे कि अनिका के आर्गन्स आखिर क्यों फेल हो रहे हैं। सिर पर लगी चोट इतनी गंभीर जरूर थी, लेकिन केवल सिर की चोट से शरीर के दूसरे आर्गन्स का इस तरह बंद होना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसी कारण डॉक्टरों ने डॉक्टर सेठी से बात करने का फैसला किया था। डॉक्टर सेठी एक अनुभवी डॉक्टर थे और भारत के टॉप 3 डॉक्टरों में गिने जाते थे। उन्होंने कई जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए थे। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर सेठी इस स्थिति का कोई रास्ता बता सके, लेकिन अब अनिका की पल्स स्थिर होने लगी थी। इससे डॉक्टरों के अंदर भी नई उम्मीद पैदा हुई थी। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही देर में अनिका का ऑपरेशन शुरू हो गया था। बाहर खड़े परिवार के सदस्य बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि अनिका किसी तरह बच जाए। अनिका का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बाहर मौजूद लोगों के लिए हर मिनट बेहद भारी था। कोई बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, कोई चुपचाप ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था और कोई अपने मन में अनिका के साथ बिताए पुराने पलों को याद कर रहा था। अंदर डॉक्टर पूरी तरह कोशिश कर रहे थे कि अनिका की जान बचाई जा सके। ऑपरेशन लंबा चलता गया। घंटे गुजरते गए, लेकिन बाहर किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी। इसी बीच राजलक्ष्मी को सी सेक्शन के बाद होश आ गया था। उसने आंखें खोली तो उसके आसपास परिवार के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन सभी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मुस्कान खुश दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजलक्ष्मी को महसूस हो रहा था कि कुछ छिपाया जा रहा है उससे। फिर भी उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने सबसे पहले पूछा, बच्चे कैसे हैं? परिवार ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है। राजलक्ष्मी ने राहत की सांस ली। उसकी अपनी हालत अभी भी ऐसी थी कि उसे अनिका के बारे में बताना सही नहीं समझा गया।
किसी को डर था कि अगर उसे इस समय अनिका की गंभीर हालत की जानकारी मिल गई तो उसकी तबीयत पर असर पड़ सकता है। इसलिए सभी लोग सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर अनिका की सर्जरी चलती रही। समय बीतता गया और आखिरकार लगभग 16 घंटे के बाद ऑपरेशन पूरा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आ गए। सभी लोग तुरंत उनकी तरफ दौड़कर आगे बढ़े। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि डॉक्टर से सीधे सवाल पूछे। कुछ क्षणों तक डॉक्टर चुपचाप खड़े रहे। उनकी चुप्पी ने वहां मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थी। आखिरकार चिराग मेहता ने आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर, मैडम, अनिका ठीक है ना? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, हमने ऑपरेशन कर दिया है। यह सुनते ही सभी की नजर डॉक्टर पर टिक गई थी, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने फिर से चिंता बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा, उनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। इसका असर उनकी याददाश्त पर भी पड़ सकता है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर ने आगे बताया, अभी हम यह नहीं कह सकते कि उनकी याददाश्त पर कितना असर हुआ है। जब तक उन्हें होश नहीं आता तब तक कुछ भी निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। चिराग ने पूछा, लेकिन डॉक्टर, उनकी याददाश्त के साथ आखिर क्या हो सकता है? डॉक्टर ने समझाया, संभव है कि उन्हें केवल एक दिन की बातें याद न रहे। यह भी हो सकता है कि वह 1 साल की बातें भूल जाएं, और यह भी संभव है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की याददाश्त में समस्या हो। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि अनिका की चोट इतनी गंभीर हो सकती है कि उसकी याददाश्त तक प्रभावित हो जाए। चिराग ने फिर पूछा, डॉक्टर, उन्हें होश कब तक आ सकता है? डॉक्टर ने कहा, वैसे उम्मीद है कि 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर उन्हें होश आ जाना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को फिर से चिंता में डाल दिया था। अगर 10 दिन के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो उनके कोमा में जाने की संभावना हो सकती है। यह सुनते ही सभी के चेहरे की खुशी और राहत गायब हो गई थी। यह सवाल केवल यह नहीं था कि अनिका जिंदा बचेगी या नहीं। ऑपरेशन सफल हो चुका था, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अनिका को होश कब आएगा? क्या वह सब कुछ याद रख पाएगी? क्या उसे अपने बच्चों की याद होगी? क्या उसे रोहित याद रहेगा? क्या उसे अपना परिवार याद रहेगा? या फिर उसके जीवन का कोई हिस्सा हमेशा के लिए उसकी यादों से मिट जाएगा? सबकी नजर अब रोहित की तरफ चली गई थी। रोहित बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगर अनिका की याददाश्त चली गई तो उसके लिए यह केवल एक बीमारी नहीं होगी, यह उस रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा होगी जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा महत्व दिया था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहा जाए। ऑपरेशन के सफल होने की खबर से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन याददाश्त और कोमा की संभावना ने उस राहत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। सबके मन में एक ही डर था, अगर अनिका को होश आया और उसने किसी को पहचाना ही नहीं तो आगे क्या होगा? अगर उसे अपने परिवार की यादें वापस नहीं आई तो? अगर रोहित को देखकर भी उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं दिखाई दी तो? रोहित के लिए यह कल्पना ही असहनीय थी। वह लंबे समय से अनिका के साथ अपनी जिंदगी की हर खुशी और हर मुश्किल साझा करता आया था। अब अगर वही अनिका उसके सामने होकर भी उसे पहचान न पाए तो रोहित इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करेगा? दूसरी तरफ करण गुलेरिया भी बेहद परेशान थे। उन्होंने अनिका को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था।
उनके लिए अनिका का ठीक होना केवल परिवार की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की वजह भी बन चुकी थी। उसके मन में पहले ही यह डर था कि अगर अनिका को कुछ हुआ तो उनका क्या होगा। अब डॉक्टर की बात ने उस डर को और गहरा कर दिया था। आकाश और मयूर भी चुपचाप खड़े थे। कुछ समय पहले दोनों के बीच जो गुस्सा और सवाल थे, अब उनकी जगह केवल चिंता ने ले ली थी। मयूर खुद को अभी भी दोषी मान रहा था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब अनिका ने उसे सुरंग के अंदर आने से रोक दिया था। वह सोच रहा था कि अगर वह उस समय अनिका की बात न मानता और अंदर चला जाता तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन अब वह कुछ बदल नहीं सकता था। वह केवल इंतजार कर सकता था। आकाश ने मयूर की तरफ देखा। इस बार उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, वह केवल अपने भाई के दर्द को समझ रहा था। उसने धीरे से कहा, मयूर, अब खुद को दोष मत दो। जो होना था वो हो चुका है। अभी हमें सिर्फ अनिका के ठीक होने की प्रार्थना करनी है। मयूर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर ही टिकी रही। उधर आयशा मारवा भी शांत बैठी थी। उसके मन में रोहित की चिंता थी। वह जानती थी कि रोहित के लिए अनिका केवल पत्नी नहीं है, अनिका उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अनिका को कुछ हुआ तो रोहित के लिए उस दर्द से बाहर निकलना बेहद कठिन होगा। दादी माँ भी चुप थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उन्होंने रोहित को बचपन से बड़ा किया था और उसके जीवन में आए हर उतार चढ़ाव को करीब से देखा था। लेकिन आज उन्हें पहली बार लगा कि शायद कोई भी माँ अपने बेटे के दर्द को इस तरह पूरी तरह दूर नहीं कर सकती। वह केवल उसके पास बैठ सकती हैं, उसका हाथ पकड़ सकती हैं और उसे यह भरोसा दिला सकती हैं कि वह अकेला नहीं है। अस्पताल में समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजलक्ष्मी को अभी भी अनिका की पूरी स्थिति नहीं बताई गई थी। उसके सामने परिवार सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। वह बच्चों के बारे में पूछती और सभी उससे मुस्कुराकर जवाब देते, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी का ध्यान अनिका पर था। किसी के लिए भी इस खुशी को पूरी तरह महसूस करना संभव नहीं था, क्योंकि एक तरफ दो नई जिंदगियां परिवार में आई थी और दूसरी तरफ एक ऐसी जिंदगी मशीनों के सहारे चल रही थी जिसने इस परिवार को कई बार टूटने से बचाया था। इसी बीच डॉक्टरों ने अनिका को ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन होश नहीं आया था। अब परिवार को केवल इंतजार करना था। दिन गुजरेंगे, फिर शायद सप्ताह गुजरेंगे, और हर दिन यह सवाल उनके सामने खड़ा रहेगा कि क्या अनिका अपनी आंखें खोलकर वापस आएगी, और अगर वह वापस आई तो क्या वह वही अनिका होगी जिसे वे सभी जानते हैं। अस्पताल के उस शांत गलियारे में अब पहले जैसी भाग दौड़ नहीं थी। ऑपरेशन पूरा हो चुका था, डॉक्टरों ने अपना काम कर दिया था, लेकिन परिवार के लिए असली इंतजार अब शुरू हुआ था। अनिका को होश आने का इंतजार था। रोहित अभी भी उसी अस्पताल में था। उसकी नजर बार बार उस दरवाजे की तरफ जाती जहां अनिका को रखा गया था। वह मन ही मन बस यही सोच रहा था कि किसी भी तरह अनिका अपनी आंखें खोल दे। उसे इस समय भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। उसे यह भी नहीं सोचना था कि अनिका को कितना समय लगेगा ठीक होने में। वह सिर्फ इतना चाहता था कि अनिका उसके सामने जिंदा और सुरक्षित रहे। लेकिन डॉक्टर की बात उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी। हो सकता है कि उसे कुछ दिन याद न रहे, 1 साल की यादें भूल जाएं, या फिर पूरी जिंदगी की याददाश्त भी प्रभावित हो सकती है। रोहित इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके लिए अनिका की यादें ही तो उसके रिश्ते की सबसे खूबसूरत निशानी थी। उनकी पहली मुलाकात, उनके बीच का संघर्ष, उनके परिवार की यादें।
उनके बच्चे, उनके साथ बिताया हर छोटा बड़ा पल। अगर अनिका उन सबको भूल गई तो क्या होगा? रोहित खुद से यह सवाल करता और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता। वह उस डर को अपने अंदर से निकालना चाहता था। उसे भरोसा था कि अनिका एक फाइटर है। जिस लड़की ने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को जहरीली गैस के बीच डाल दिया, जिसने मयूर को सुरंग में आने से रोक दिया ताकि वह भी खतरे में न पड़े, वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। परिवार भी यही उम्मीद कर रहा था। मयूर के मन में भी यही बात थी। उसे याद था कि अनिका ने उसे उस समय संभाला था जब डॉक्टरों ने उसकी जिंदगी के बारे में उम्मीद छोड़ दी थी। आज उसकी बारी थी कि वह अपनी बहन के लिए मजबूत बने। आकाश भी यही चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य टूटे नहीं। करण के लिए यह इंतजार सबसे कठिन था। उनकी जिंदगी में स्वाति का जाना एक ऐसा घाव था जो कभी पूरी तरह नहीं भरा था। अनिका ने उस खालीपन को किसी हद तक भर दिया था। इसलिए आज उसकी हालत ने करण के भीतर बरसों पुराने दर्द को फिर से जगा दिया था। लेकिन अब उनके पास केवल एक रास्ता था और वह रास्ता था उम्मीद। उधर राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित थी, लेकिन उसे अभी यह तक पता नहीं था कि उसी अस्पताल में अनिका जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। परिवार उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जब अनिका को होश आएगा तब शायद वे राजलक्ष्मी को सारी बात बता सकेंगे। लेकिन डॉक्टर ने जो समय बताया था वह सबके लिए चिंता का कारण बन चुका था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 सप्ताह बीता, 10 दिन बीता और अब तक अगर भी अनिका ने आंखें नहीं खोली तो कोमा का खतरा था। यह सोचकर हर किसी की सांसें अटक जाती थी। अब हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होगी। हर रात इसी सवाल के साथ खत्म होगी, क्या कल अनिका आंखें खोलेगी? और जब वह आंखें खोलेगी तब सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं होगा कि वह जिंदा है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या उसे रोहित याद रहेगा? क्या उसे अपने बच्चे याद रहेंगे? क्या उसे मयूर याद रहेगा? क्या उसे करण, आयशा, दादी माँ और अपना पूरा परिवार याद रहेगा? या फिर वह अपनी आंखें खोलकर एक ऐसी दुनिया देखेगी जहां उसके सामने मौजूद सभी चेहरे उसके लिए अजनबी होंगे? अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं था। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। स्वाति ने अनजाने में उसकी जिंदगी बचाने के लिए एंटीडोज देकर अपना काम कर दिया था, पर बाकी की लड़ाई अनिका के शरीर और उसकी किस्मत को लड़नी थी। अस्पताल के उस कमरे में मशीनें लगातार चल रही थी। हर बीप परिवार के लिए उम्मीद की एक छोटी सी आवाज थी। रोहित की नजर उसी दरवाजे पर थी। मयूर चुपचाप खड़ा था। आकाश प्रार्थना कर रहा था। करण अपनी भावनाओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और परिवार का हर सदस्य मन ही मन सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, अनिका, तुम एक फाइटर हो, इस बार भी तुम्हें जीतना होगा। लेकिन क्या अनिका सच में वापस आएगी? क्या उसकी याददाश्त सुरक्षित रहेगी? क्या वह रोहित को पहचान पाएगी? और क्या इस 16 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद शुरू होने वाली उसकी नई जिंदगी पहले जैसे होगी? इन सभी सवालों का जवाब अभी बाकी है और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो ऐसा, केवल ONLY ONE यूट्यूब चैनल अन्वय उपाध्याय पर।